चलो भाई, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इसका डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है ना। देखो, आप एक अग्रीमेंट करोगे, वो वैलिड कब कहलाएगा? जब ये सब बातें उसमें होंगी। वैलिड नहीं है तो वैलिड नहीं होता कोई एग्रीमेंट, तो क्या दिक्कत होती है? तुमने एक भी लेक्चर देखा है क्या? कुछ भी नहीं देखा? तो तुम एक काम करो, तुम एक लेक्चर फर्स्ट वाला देख लेना, फिर ये वाला देख लेना, या ठीक है बैठ पाओगे अभी 1 घंटे? ओके, नहीं मतलब फर्स्ट क्लास इतनी लंबी झेल नहीं पाते ना बहुत लोग। चल जाएगा पक्का, मजबूरी में मत बैठना, मर्जी से बैठना, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अगर जब ये बातें होंगी ना तभी जा कर के वो क्या कहलाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब ये बातें होंगी तभी जा कर के वो क्या कहलाएगा बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर है ना? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तभी वो क्या होगा? एनफोर्सेबल। देखो अपनी थीम क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सही सा वादा होना चाहिए। सही सा कब होगा? जब ये सब होगा कि एक ने ऑफर किया, एक ने एक्सेप्टेंस दी, वैलिड लीगल है, इंटेंशन भी सोशल नहीं है, प्रोफेशनल है, और समझ पॉसिबल भी है, और मीनिंग भी क्लियर है, दोनों पार्टीज़ को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं है जिसको कानून ने मना किया हो। जब ये सारी बातें होंगी तब जा करके वो अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाए। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो क्या होगा? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो क्या होगा? तभी वो इन्फोर्सेबल होगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है बेटा, सेक्शन 10। ठीक बात है ना? तो देखो सेक्शन 10 क्या क्या बोलता है। सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर फ्री कंसेंट से बने, पार्टीज कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंसिडरेशन लॉफुल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं। एक लाइन है लेकिन बहुत सारी बातें हैं इसमें, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा थोड़ा सा करके। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो। एक छोटी सी अंतर रहता है, मतलब सारे एग्रीमेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वो वाले एग्रीमेंट हैं जो एनफोर्सेबल है, समझ में रहा है? ठीक है ना? जो एनफोर्सेबल नहीं है वो भी एग्रीमेंट तो होते ही हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कुल मिलाकर के सारे एग्रीमेंट्स के अंदर में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? तो अग्रीमेंट बनता कैसे है? ऑफर और एक्सेप्टेंस बनता है भाई, ठीक है ना? और क्या होता है? तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई एक व्यक्ति की सबसे पहले कुछ इच्छा होगी कि यार चलो मोबाइल खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ बेच लेते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, मैं चाहता हूँ तुम ये ना करो, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके का जब भी होगा किसी के दिमाग में इच्छा आएगी तो वो जा करके इस इच्छा को जाहिर करेगा और सामने वाले से बोलेगा कि यार तुम भी इस पर्टिकुलर उसमें एंटर होना चाहते हो। और अगर ये दोनों का अग्रीमेंट हो गया तो मतलब कि ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से, कि भैया आप देखो, अब तुमको भी अपनी बात सोच लो, समझना रहेगी करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं कि नहीं तुम हो गए अग्रीमेंट में, कुछ बोल भी नहीं रहा तो भी तुमने बोला कि नहीं तुम अग्रीमेंट में। ऐसे नहीं चलता। कैसे चलता है कि भाई आपने किसी के सामने ऑफर रखा कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, हम ये करेंगे, तुम ये करो, बताओ इस अग्रीमेंट में एंटर होना चाह रहे हो नहीं चाह रहे? तो सामने वाले ने अगर बोलते हैं कि हाँ ठीक है अग्री, हम ये करेंगे, तुम ये करना, तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि भैया तुमको भी निभानी पड़ेगी, अपन भी निभाएंगे। ये क्लियर है ना? इसमें सबसे मेन क्या है? एक तो मर्जी, दोनों पार्टी ने झूठ वूट ना बोला, नहीं तो फिर वो वैलिड नहीं बनेगा, फिर वो कैंसिलेबल हो जाएगा। जिस पार्टी को फिर सच का पता चला फिर वो बोलेगी अरे तुम झूठ बोला, वो कैंसिल कर देगी, ठीक है ना? और कॉम्पिटेंसी, ये काम जो है छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ये वाला एग्रीमेंट कौन कर पाएगा? सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग। रीजनिंग क्या है कि भाई क्या उतनी समझ नहीं होती, समझ में रहे कि किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, किस चीज़ का नहीं कर रहे हैं, कम रेट में कर दिया, ज़्यादा रेट में कर दिया,
इस सब के चक्कर में बहुत नुकसान हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसलिए हमने बोला कि नहीं यार, कम से कम 18 के हो जाओ, उसके बाद फिर क्या करो आप, डिसीजंस लो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, है ना। तो ये किस में आया, कॉम्पिटेंसीज। फिर कोई अगर पागल आगल है या दिमाग से सही नहीं है, उसको भी मना कर रहे हैं कि भैया वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ये आता है किसमें, कॉम्पिटेंसी, मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल। मतलब इलीगल चीज़ों का आप अग्रीमेंट करोगे, देखो क्या है ना, मैं किसी के साथ कोई चीज़ तय करूं, फिर वो ना निभाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जा कर के केस कर सकता हूं। पर उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सब चीज़ लॉफुल लीगली होनी चाहिए। मान लो कि यही लॉफुल नहीं है, लीगल नहीं है, तो क्या होगा, फिर आप नहीं कर पाओगे केस, फिर वो वैलिड नहीं। क्या है, क्लियर है ना। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, लॉफुल। और फिर क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब ये जो है अग्रीमेंट, ये उस लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए जो कि वॉइड की लिस्ट में है। कुछ अग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड है अंडर द एक्ट, अग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये सारे अग्रीमेंट देखो क्या है, सट्टेबाजी वाले, शर्त अर्थ वाले, किसी को मैरिज से रोकना, कोई ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज़ होती है। एक आम इंसान के जो भी अधिकार है, उनके अधिकारों के विरुद्ध जाकर के आप अग्रीमेंट कर रहे हो कि भैया तुम बंधुआ मजदूर बन जाओ जीवन भर के लिए, हम 10,000 रुपये देंगे। अब बंदा अग्रीमेंट तो कर ले, लेकिन उसके बाद फिर वो फंस जाएगा। इसलिए अपन लोग कह रहे हैं नहीं भैया, ऐसे वाले अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सरकार ने ही, कानून ने ही कुछ पर्टिकुलर जो है वो मना कर दिए। फिर सेक्शन इनवैलिड, वॉइड मतलब इनवैलिड, है ना। सब नोट करते जाना, ये बहुत बार रिपीट होंगे, है ना। वॉइडेबल का मीनिंग लिख लेना, क्या, कैंसिलेबल। है ना। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। देखो कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एक अकेला बंदा थोड़ी ना अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर है। फिर सोशल नहीं होना चाहिए, इंटेंशन का की होनी चाहिए, टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। मतलब मैं किसी को मार पिटाई करना चाहता हूँ, किसी स्मगलिंग करना चाहता हूँ, कुछ चोरी चकारी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि तुम उसके घर में चोरी करो, तुम पैसे देंगे, ये सब क्या है, ये सब इनवैलिड, क्लियर है। ये सब इससे नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट बना है तो सामने वाला ऑब्लिगेशन में है, उसको भी निभाना पड़ेगा, तुमको भी अपनी बात निभानी पड़ेगी। पर इन सब चीज़ों से नहीं बनता, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो गई तो फिर अगर मेरा इंटेंशन नहीं है, देखो घर वाले भी आपस में बात करते हैं, भाई बहन आपस में बात कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं, और क्या कहते हैं बच्चे बड़ों के साथ बात कर रहे हैं, वो भी कुछ एक तरीके से जब तय करते हैं ना, तो अग्रीमेंट टाइप का करते हैं कि हाँ भाई देखो तुम हमारे लिए कर देना, हम तुम्हारे लिए कर दें। उसमें कोई इंटेंशन लीगल थोड़ी होता है कि तुमने नहीं निभाया तो हम कोर्ट में लेकर के जाएंगे। डांट वाट देते हैं बड़े, है ना, छोटे होते हैं तो फिर वो ऐसे बोल देते हैं अरे ऐसे कर रहे हो बड़े पापा, ये वो, समझ ना रहे, यही सब हो जाता है। पर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि हम कोर्ट में जाएंगे और अब देखना अब तो लॉयर करना अपना और ये वो, ऐसे थोड़ी होती घर में बात, ठीक है। पापा ने बात नहीं मानी, जब ऑफिशियल होता है, देखो अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है या कर रहा है, वो सब लीगल है, उसमें इंटेंशन रहती है आपकी लीगल, समझ ना रहे। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर तुम अच्छे नंबर लेके आओ, तुमको साइकिल दिलाएंगे, तुमको गाड़ी दिलाएंगे, फिर नहीं दिला रहे तो तुम क्या कोर्ट में जाओगे, अब पापा मम्मी, ये थोड़ी होगा, आ रहा है समझ में, ठीक है। क्यों, वहाँ इंटेंशन थोड़ी होती है लीगल, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए क्या, लीगल। सोशल या डोमेस्टिक होगी तो वो वैलिड नहीं। जैसे ये बेलफोर में क्या हुआ था, एक हस्बैंड ने बोला था कि हम तुमको हर महीने पैसे दे भेजेंगे, तो उसे मना कर दिया। अब पैसे भेजेंगे मना कर दिए तो ये तो सोशल वाली बात थी ना, इसमें कोई लीगल वाली बात नहीं थी। मान लो कोर्ट वोट से ऑर्डर आया होता तो होता लीगल, ये तो उसने ऐसे ही बोला था कि भैया हम हर महीने तुमको पैसे भेज देंगे, मना कर दिया। ये क्लियर है। अब्रॉड गया था तो ये कोई वैसा वाला अग्रीमेंट तो है नहीं, सोशल अग्रीमेंट है। लेखपाल ने बोला अपने बच्चे को सीए एग्ज़ाम पास करो, तुमको 5 लाख रुपए देंगे, समझ में आ रहा है। लड़के ने सी किया तो बोल रहे कि अब तुम सीए बन गए हो, तुम दो हमको 5 लाख रुपए, आ रहा है समझ, लगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मतलब, ठीक है ना, समझ जाएगा लड़का कि वो तो सोशल था, आ रहा है समझ। सीए हो गया ना तो उसको पता होगा कानून, क्लियर है। फिर
ए सेल्स टू बी ऑन कंडीशन दैट बी मस्ट पे विद इन 30 डेज। उसने बेचा बोला 30 दिन में पे कर दूंगा। ये इंटेंशन है टू क्रिएट, इंटेंशन क्या है, लीगल रिलेशन की, है ना। अब अगर नहीं पे कर पाया तो फिर वो ऑब्वियसली बात है उसको कोर्ट में, ठीक है ना। अच्छा, और कैसे बनता है, अब क्या होता है ना कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है लीगल वाली बात है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब किसी कानून, जब किसी अग्रीमेंट वगैरह की बात करता है ना, तो उसमें साथ में पता क्या होता है, जब भी किसी लीगल अग्रीमेंट की बात होती है, अरे समझ, अगर वो किसी ऐसे टॉपिक से इन्वॉल्व है जिस टॉपिक पे और भी कानून बने हुए हैं, जैसे अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा भैया जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो निभाना पड़ेगा, पर ज़मीन जायदाद के कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं, अगर ज़मीन जायदाद के करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ज़मीन वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, किराए देने के लिए अलग से भी कानून है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखो, जो कानून हम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि भैया आप बोल करके बना लो कॉन्ट्रैक्ट, लिख करके बना लो, बोलने की भी उतनी ही वैलिडिटी है जितनी की लिखने की, इम्प्लाइड कर लो, समझ में आ रहा है कि मतलब आपका सिर्फ कंडक्ट से भी पता चल जा रहा है, सब वैलिड है। पर जब ज़मीन वाला अलग से कानून बना, उन्होंने बोला नहीं, रजिस्ट्री होनी कंपलसरी। जैसे ये बोला तो फिर क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब क्या होगा, वो रजिस्टर्ड होगा। इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको निभानी पड़ती है। जैसे कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसा होना चाहिए, रिटन। अगर वो रिटन में नहीं है तो वो इनवैलिड। आया समझने। तो कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल ओरल रिटन कैसा भी हो सकता है, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या है, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भेदभाव नहीं करता, बोल के बनाओ वो भी उतना ही लीगली वैलिड है जितना कि लिख करके बनाओ। पर ये बाइफर्केशन किसने किया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने, इंश्योरेंस वाले एक्ट ने। तो दूसरे ये जो कानून है उनने बोल दिया कि नहीं, इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट तो राइटिंग में ही बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें नहीं लड़ता। क्लियर है। फिर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे बनेगा, रिटन में ही बनेगा। क्या है, क्लियर है। Hence, if statute demand writing or registration, that formality must be complied with for the contract to be valid. समझ में आ रहा है, बोलो, क्लियर है ये, है ना। ठीक है। Certainty of meaning. Terms of agreement must be clear and definite. An agreement with vague or indefinite terms cannot be enforced. है ना। A agrees to sell B 100 tons of oil. देखो, आप जब भी कोई अग्रीमेंट करते हो ना, उसकी वैलिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। अब ये गया दुकान में बोल रहा 100 टन ऑयल दे दो, या कोई भी बोल रहा है, भाई तुम बोल तो रहे हो 100 टन ऑफ ऑयल, लेकिन कौन सा, ये तुमने कहा नहीं, सामने वाला ने एग्री कर लिया कि हाँ ओके, तो क्या होगा, वैलिड होगा ही नहीं। क्यों, अभी यही तय नहीं हुआ कौन सा टाइप का, वो मस्टर्ड ऑयल सोच रहा है, वो इंजन ऑयल सोच रहा है, आ रहा है समझ। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए क्या होता है ज़रूरी, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स डिसाइड कर रहे हो तो वो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि क्या। मैं बोल रहा हूँ एक टेबल बेच रहा हूँ, अरे टेबल कितनी बड़ी है, क्या है, ये सब पहले से तय होगा ना, तब जा कर के क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बोलो, है ये क्लियर, हाँ, है ना। चलो, तो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। ठीक है, समझ गए उस बात को। अच्छा, अब XYZ बोल रहे हैं कि हम ज़मीन तुमको किराए से दे देंगे, कब तक के लिए, ऐसे थोड़ी होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है कि भैया टाइम पीरियड उसमें क्या होगा, डिसाइड होगा, तो अगर बिना डिसाइड किया होगा तो इनवैलिड हो जाएगा। फिर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट मत कर लेना, वो इनवैलिड होता है। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं,
ये देखो, ये बाबा बोल रहे हैं कि हम जादू से खजाना ढूंढेंगे, तुम हमको 10,000 रुपये दो, हम जादू से खजाना दोगे, है ना। तो बाबा को क्या बोलोगे कि आप ढूंढ दो, उसमें से दे देंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये वाला अग्रीमेंट इनवैलिड है क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्या है? क्लियर है? चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनने के लिए बेसिक बातें क्या हो गई? पहला हो गया ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर क्या होता है? एक प्रपोजल किसी को देना, समझ में आ रहा है? विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन, आ रहा है समझ में? और उसमें कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन जानते हो क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, कि भैया तुम हमारे लिए करोगे, हम तुम्हारे लिए करेंगे, प्रॉपर तय होता है और उसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हैं। तो आपने ऑफर किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है समझ में? है ना। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज व्हाट? is an agreement. A proposal when accepted becomes a promise. Clear है? Outcome of offer and acceptance. An agreement arises when one party makes an offer and the other party accepts it, supported by consideration. समझ आ रहा है? कंसिडरेशन मतलब जिन चीज़ों का आदान प्रदान होता है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, दूसरी मेन बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना ज़रूरी है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कि मर्जी होनी चाहिए। देखो, मैं ऑफ़र कर रहा हूँ और फिर मैंने मेंटली प्रेशराइज कर दिया तुमको, या धमकी दे दी कि अग्री करो नहीं तो गोली मार देंगे, किसी भी एग्रीमेंट के लिए। कैलकुलेटर खरीद लो या ये बॉटल खरीद लो, समझ में? हमको तुम्हारी बॉटल खरीदनी है, तो मैं कोई भी ऑफ़र कर सकता हूँ। तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है, मैं कोई भी ऑफ़र करूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी हो बेचने की तो ठीक है। अब मान लो कि हम बोल रहे हैं कि हाँ बोलो नहीं तो गोली मार देंगे, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये धमकी देना तो हो ही गया, साथ में क्या इशू है इसमें? फोर्सफुली हो रहा है, तो फ्री कंसेंट नहीं है इसमें। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिलेबल होते हैं। देखो, एक होता है कि जो वॉइड है, जो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ना ये बॉटल बेचना इलीगल थोड़ी है, समझ में आ रहा है? लेकिन गड़बड़ क्या करी? धमकी दी या किसी तरीके से फोर्स किया। ऐसे केस में जिस व्यक्ति को धमकी दी या फोर्स किया, उसके एंड पे क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल, है ना। कंसेंट मतलब एक्सेप्टेंस। कंसेंट मतलब मैं भी एग्री कर रहा हूँ, तुम भी एग्री कर रहे हो। कंसेंट लेना मतलब कि एक्सेप्टेंस ऑब्टेन करना। तो कंसेंट जब भी ऑब्टेन करोगे ना, तो वो कैसे होनी चाहिए? फ्रीडम ऑफ थॉट के थ्रू। अगर आपको झूठ बोला उस चक्कर में तुमने हाँ कर दी, मैं तुमको धमकी दी उस चक्कर में हाँ कर दी, समझ में रहा है? अगर मतलब ऐसा कुछ भी है तो, ऐसा कुछ भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, कैंसिलेबल है। बोलो, ठीक बात है ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं कंसेंसस एड इडेम। कुछ लैटिन भाषा के शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, जो कि हमारे कानून में यूज़ होते हैं, क्योंकि कानून की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, इस कारण से। क्लियर है ना। तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ये जनरल कानून है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, ये सब नहीं होना चाहिए इसमें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे बनता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे कैसे बनता है। क्लियर है ना। फिर क्या है, ये कंसेंसस एड इडेम इतना मैटर क्यों करता है? जैसे ए जिसके पास 2 कार है, काली और लाल, वो कह रहा है मैं कार बेच रहा हूँ, सामने वाला बोल रहा ठीक है मैं खरीद रहा हूँ। अब एक सोच रहा है लाल, दूसरा सोच रहा है कि काली कार, तो क्या होगा? बनेगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना, दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं है। यहाँ तो कंसेंट ही नहीं है, फ्री छोड़ दो। क्लियर है ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि भैया ह्यूमन राइट्स हैं। क्योंकि अगर एक को पता ही नहीं है कि वो क्या खरीद रहा है, दूसरे वाला को अलग कन्फ्यूजन है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कानून में अगर बनने देंगे तो सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी। और कानून बनाने का हमारा मकसद मेनली क्या है? कि लड़ाई बड़ाई नहीं चाहिए। हम तो लड़ाइयाँ रोकना चाहते हैं ना, हम तो पीस चाहते हैं।
इस कारण से ये कानून जो है वो बनाए गए हैं। बोलो क्या है, क्लियर है? ठीक है ना? यहाँ तक का देखो फटाफट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट से। नोट्स है ना, या मॉड्यूल तो है एटलीस्ट? नहीं लाए हो नोट्स? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये देख लो एक बार बस, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो फटाफट से, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसमें सेक्शन याद करना पड़ेगा। सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसे अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे, जितनी बार इसको रीड करो तो सेक्शन नंबर पढ़ लो, जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो तब एक बार रीड कर लो, ऐसे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इतने सारे नहीं है कि नहीं याद हो पाएंगे। जब भी टॉपिक पढ़ो किसी भी टॉपिक को, तो विद सेक्शन नंबर बोलने की कोशिश करो, देख के भले, और वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ए ने बी को बोला कि 2 लाख रुपए दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। अब क्या होगा? बी ने अग्री कर लिया तो अग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ये वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो क्या है, कानून ऐसा कर रहा है कि भैया देखो, जब दो लोग आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो निभाएं। आ रहा है समझ में? ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमको क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए, है कि नहीं? ये क्लियर है? अब समस्या ये है, ठीक है, कि अगर एक बार ये लिख दिया कि भैया जो भी 2 लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो निभाएं, तो अब जो बच्चे छोटे हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी, वो कुछ भी कर लें, एक टॉफ़ी के लिए घर भेज दें। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोले एक बार हमको झूला झूलने दो, तो पता चला गाड़ी बेच आए। क्लियर है ना? फिसल पट्टी के लिए पता चला गाड़ी चली गई पापा की। तो इसलिए हम उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकते हैं, क्योंकि वो अपना ही नुकसान कर लेंगे। अब उसकी एज डिसाइड करते करते फिर उन लोगों ने कर दिया 18, कि यार 18 साल से जो ऊपर के होंगे ना, उन्हीं को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने देंगे। समझ में आ रहा है? कोई एक एज तो डिसाइड करनी थी। देखो कानून ऐसा चलता है ना, अब प्रैक्टिकली देखो तो भाई कोई 17 साल 360 दिन का है और कोई 18 साल का है एकदम, तो उनके अंडरस्टैंडिंग में कोई अंतर तो आएगा नहीं 10 दिन में। कहो पता चला वो 17 साल 360 दिन वाला ज़्यादा होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, है कि नहीं? बट आप ये कानून में तय कैसे करोगे? तो कानून के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रूल बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? और अगर आपको लगता है कि नहीं कानून सही रूल नहीं बना रहा, तो इसके लिए बना के बताओ रूल। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप कोई प्रोविज़न पढ़ेंगे ना, तो इंस्टा पे इन सब में आप देखोगे कि हमारा कानून सिस्टम ऐसा है वैसा है, तो बेटा क्या होता है ना कि उसको बना करके देखेंगे तब समझ में आएगी कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं, इससे बेस्ट रास्ता तो है ही नहीं। क्योंकि हम किसी के दिमाग में झांक करके तो नहीं देख सकते कि कौन कितना समझदार है या नहीं है। इसीलिए उन्होंने जब एज लिमिट डिसाइड करी, तो उसको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार अगर मान लो कम ज़्यादा किया तो क्या होगा बताओ? फिर तो कभी भी हो सकता है। फिर तो कभी भी 10 साल का भी कोई बच्चा है तो उसके खिलाफ भी झूठे लोग फंस जाएंगे उस चक्कर में। फिर तो पता चला झूठे केस में लोगों को फंसा दिया। इसलिए रूल को एज इट इज़ निभाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो कैपेसिटी वाला पॉइंट ये कहता है कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब एबल। समझ में आ रहा है? मतलब एबल कब मानेंगे? जब वो 18 साल से ऊपर का है।
ये इसका मतलब ये है कि किसी किसी कानून में 18 साल से ऊपर, अब जैसे शादी करने की एज क्या होती है लीगल लड़कों की 21, लड़कियों की भी 21 हो गई ना अब तो 21 होती है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 साल में वैलिड है, बट शादी करने के लिए 21 साल से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कोई भी अगला पगला व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगी। हाँ, क्या बोल रहे हो? देखो इसमें ना साउंड माइंड का मतलब लिटरली समझ लो कि इस कैटेगरी में होना चाहिए जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, या वो सोच ही नहीं सकता। पॉइंट समझ रहे हो? हम यहाँ पर देखो, तुम कैसे ये किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ या इंटेलिजेंट कैसे कह सकते हो? सोच के देखना। देखो हम लोग बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, समझ में रहा है, ओवरऑल इन जनरल ऑब्जर्व करके। क्या ऐसा हुआ है कभी कि किसी को तुमने बेवकूफ़ समझा और वो बहुत इंटेलिजेंट निकल गया हो, या किसी को इंटेलिजेंट सोचा हो और वो बाद में पता चला कि नहीं तो बहुत बेवकूफ़ है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी का फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा रहा है कि यार ये तो बहुत होशियार है, पर अंदर आया रहा कचरा है, कोई मतलब नहीं? हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ? आ रहा है ना समझ में? मतलब ये वाला बाइफर्केशन तो हो ही नहीं सकता ना। आप किसी भी इंसान के दिमाग को कैसे झांक सकते हो? क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति ये साबित कर पाए कि उसको हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट समझ ही में नहीं आया कि हुआ क्या, नहीं आया समझ में, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको किसी को क्या हुआ समझ में ही नहीं आया, तो फिर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनवैलिड। ये क्लियर है? वो व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो दूसरा हो गया माइनर, पहला हो गया माइनर, दूसरा हो गया साउंड माइंड, तीसरा क्या है? अब देखो कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी उनसे भी छीन ली। अब उसमें बहुत रैंडम लोग हैं, जैसे कि मान लो कोई विदेश से आया कोई व्यक्ति, अब दूसरे देश से आया, तो अब उस पर अगर मान लो केस फेस करोगे तो उस देश के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? अब यूएस से आया वो कौन? बिल गेट्स, डॉली चाय वाले के पास चाय पिया, फिर पैसे नहीं दिए तो उसने केस कर दिया। आ रहा है समझ में? मान लो, ठीक है, नहीं था उसके पास कैश वैश, क्लियर है? तो क्या होगा? फॉरेन रिलेशन होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे पॉइंट आउट किया हमने कि भाई ये कुछ लोग हैं, इनके साथ या तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, या तो इनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इन पर केस वेस करने के लिए सरकार से परमिशन लेना। तो फिर उसमें हमने बोला कि यार इसमें वो भी आ जाएगा, क्या नाम है, कन्विक्ट, कोई जेल वेल में है उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, कोई इंसॉल्वेंट है, कौन होता है इंसॉल्वेंट? दिवालिया, दिवालिया सुना है कि नहीं? कौन होता है दिवालिया? कुछ भी लोन वोन ले लिए लेकिन अब पैसे ही नहीं बचे कि वो लोन वोन चुका पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ये दिवालिया हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को भी अपन क्या बोलते हैं कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों छीनते हैं उससे? दूसरों को बचाने के लिए। जो इंसॉल्वेंट है उसके पास कुछ बचा है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? नहीं निभाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने कहा भैया इंसॉल्वेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया है इन्होंने, उनको अपन बोलेंगे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन नहीं कर सकता? एक जो माइनर है, एक जो अनसाउंड माइंड है, और तीसरा जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये तीनों प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बंदे नॉर्मल जो दो हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। क्या ये क्लियर है? समझे ये? है ना? ये देखो, एलियन एनिमीज, दूसरे देश के दुश्मन देश के, अगर मान लो कि कौन है लोग जिस कंट्री के साथ अपन वॉर में है, अगर मान लो उस कंट्री का कोई व्यक्ति है तो वो क्या कहलाया? एलियन एनिमी। उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। क्लियर है ये? आ रहा है समझ में, है ना? फिर कंसिडरेशन, हाँ ठीक है, ये क्लियर है क्या? अब कंसिडरेशन में लिख लो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंसिडरेशन अगर नहीं है, आप किसी के साथ भी कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ लेन देन होना ज़रूरी है, और बोथ साइड। देखो समझो, मान लो कि क्या हो रहा है, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो लेकिन कोई और आपके लिए नहीं कर रहा कुछ, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो वैलिड नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? बोथ साइडेड कंसिडरेशन अगर नहीं है तो लीगल वैलिडिटी नहीं है। मतलब मैं सिर्फ तुमको बोलूँ मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं ले रहा, अब मान लो मैं मुकर जाऊँ तो तुम केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वादा वैलिड नहीं है। पर मैं तुमको बोलूँ मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, तुमसे ये बॉटल ले रहा हूँ, अब मैं मुकर नहीं सकता अपनी बात से, क्योंकि इसमें बोथ साइडेड कंसिडरेशन है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या है? क्लियर है ना? ठीक है भाई। फिर कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होगा? समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को बोलते हैं इसको, ठीक। इट कैन बी राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखो कंसिडरेशन मतलब जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जो कंसिडरेशन होता है उसी का तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमको मूवी देखने तो पैसे ले लो, एक मूवी देखना पैसे, क्या हो गया? कंसिडरेशन। समझ में रहा? तुम क्लास पढ़ रहे हो, तुम्हारा क्लास पढ़ना क्या हो गया? कंसिडरेशन। फीस क्या हो गई? कंसिडरेशन। तुम कोई गाड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी सर्विस कर रहे हो, पेट्रोल भरवा रहे हो, इन सब में क्या है? कंसिडरेशन। ठीक है ना? तो कंसिडरेशन बेसिकली एक का बेनिफिट और दूसरे के जेब से निकला हुआ नुकसान, मतलब ऐसा होगा। ठीक है? म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही हो, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। अब ए अग्रीज टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर ₹100, तो ये क्या है? वैलिड है, क्योंकि वो 100 रुपये दे रहा है, वो उसको बुक्स मिल रही है। दूसरे वाले के एंड से देखो तो वो बुक्स दे रहा है, उसको 100 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है? फिर क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, defeats the provisions of any law, fraudulent, involves injury to person or property of another, deemed immoral or opposed to public policy। ठीक है? ये क्या बोल रहे हैं? कभी भी आप जब भी कोई अग्रीमेंट करते हो, अगर उसमें कुछ इलीगल है तो वो इनवैलिड है। अगर उसमें कानून के खिलाफ जा रहे हो, अपन किसी दूसरे कानून के भी खिलाफ अगर जा रहे हो, ये जो दूसरा पॉइंट है, डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, किसी दूसरे कानून के भी खिलाफ जा रहे हो तो फिर वो क्या है? मना है, इनवैलिड है। अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, वो ऐसा वाला अग्रीमेंट वॉइड है। अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ भी ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को फिजिकल या प्रॉपर्टी या फाइनेंस वाइज इंजरी हो जाएगी, तो ऐसा अग्रीमेंट भी इनवैलिड है। कुछ गलत काम मत करो ना, समझ में आ रहा है? अगर मान लो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कर रहे हो, या इमोरल कर रहे हो, ऑब्सीन कुछ कर रहे हो, तो ऐसे वाले अग्रीमेंट भी क्या है? वॉइड। अभी समय रहना पे केस हुआ ना, समझ में आ रहा है? क्यों? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जनरल पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? क्या होता है ना, कोई चीज़ का कूल होना, इंटरेस्टिंग होना, लेकिन उस चीज़ का प्रभाव, उस चीज़ का जो अफेक्ट है वो अल्टीमेटली कैसा जाएगा। ठीक है ना भाई? तुम जोक मार रहे हो अपने सीरियल में, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेटअप में बैठ करके कुछ पर्टिकुलर लोगों को, पर जो लोग सीखते हैं ना, वो उस सेटअप में जोक नहीं मारेंगे, या वो सेटअप में किसी को गाली है वो नहीं करेंगे, वो रोड पे निकल जाएंगे किसी को भी गाली देने। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब बेसिकली इफ़ यू गिव पावर टू पीपल, जनरल पीपल, एंड व्हाट इफ दे मिस यूज इट। मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बुरा है ना, ये क्लियर है भाई? तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर एक दूसरे व्यक्ति के पास भी तो चैन से रहने का अधिकार है।
समझ में आ रहा है? सोचो तुम्हारे घर के सामने खड़े होकर के मान लो स्टेज पे, समझ में आ रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम रखे जिसमें कि वो गालियाँ निकाल रहा है, तुमको लगेगा अच्छा? अब टीवी पे देख के तो लग रहा है, लेकिन इससे इंस्पायर होकर के कोई अगर करने लग जाए, हर गली मोहल्ले में हर जगह मान लो कि इस तरीके का होने लग जाए, तो एक बार इमेजिन करो सोसाइटी कैसी हो जाएगी। इसीलिए ये चीज़ उसके खिलाफ है। आ रहा है समझ में? है ना? इलीगैलिटी का इफेक्ट क्या है? एन अग्रीमेंट विद अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इज वॉइड। समझ गए आप? ये सारे टाइप के अग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड है। ठीक? अच्छा, ये जो है वो कह रहा है कि भाई तुम चोरी की चीज़ें वापस कर दो, तुम्हारा केस ड्रॉप करवा देंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं करवा सकते हो आप, क्योंकि चोरी जो है वो क्राइम है, और क्राइम है तो कोर्ट उसके बारे में डिसाइड करेगा। आप कोई नहीं होते उस केस को ड्रॉप करवाने वाले। क्लियर है? दिस अग्रीमेंट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड सो इट इज वॉइड। क्लियर है? ये क्लियर है? अब ये अपना घर बेच रहा है बी को 100 किलो कोकीन ड्रग्स के बदले में, है वैलिड? नहीं भैया, समझ में आ रहा है? इलीगल है। कंसिडरेशन क्या है? इलीगल। और कुछ अग्रीमेंट ऐसे हैं जिनको क्लियरली वॉइड डिक्लेयर ही कर दिया गया है, जैसे कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को बोलो कि भैया पैसे ले लो, तुम ये वाला बिजनेस मत करना, वॉइड है ये। ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकते हो आप। थ्रेट टू मर्डर, समझ में आ रहा है? डिफेम करने का अगर कर रहे हो आप कॉन्ट्रैक्ट, डीलिंग विद बैन ड्रग्स, तो ये सब इलीगल हैं। ऐसे वाले सारे अग्रीमेंट बेटा क्या कहलाते हैं? वॉइड। बोलो, ये क्लियर है क्या? ठीक है ना? अच्छा, कोई अगर मान लो कि थ्रेट दे मर्डर करने का, या बोले कि तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत गलत छपवा देंगे पेपर में, ऐसे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे वाले अग्रीमेंट्स क्या हैं बेटा? इलीगल, अनलॉफुल। कोई भी अग्रीमेंट अगर किसी को शादी से रोकने का है कि तुम पैसे ले लो लेकिन शादी मत करना, ये अग्रीमेंट भी वॉइड है, क्योंकि एक बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। क्या है? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है? पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि वो लड़का गरीब रहता था, है ना? उसने क्या किया, कोई गरीब लड़का है, अमीर लड़की से प्यार करता है, तो वो अमीर लड़के का बाप उसको बोलता था कि ये पैसे ले लो, है ना, लेकिन मेरी लड़की का पीछे छोड़ दो। सुना है वो? देखा है कभी ऐसे? तो मान लो वो पैसे ले ले, है ना, वो उससे साइन करा ले कि तुम शादी नहीं करोगे, तो भी वो करेगा, तो वो उसके खिलाफ केस हो सकता है क्या? कोई केस नहीं हो सकता। मतलब मान लो मूवी का सीन ऐसा बने कि वो पैसे लेके जाए और फिर जाके उसने क्या, वो वेडिंग हाउस उसने बुक कर दिया उसी से, कह रहे इतने पैसे कम पड़ रहे थे बस। आ रहा है? थैंक यू ससुर जी। ठीक है, तो बेटा फिर वो वॉइड है। ओह सॉरी, हाँ वो वॉइड है, तो उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। ठीक है ना? बोले गरीब जरूर लेकिन अनपढ़ नहीं। अरे कानून पढ़ा है मैंने। क्लियर है? तो वो ऐसा हो जाएगा। खैर, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं, है ना? अब देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा, वो सारी बातें होंगी, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बेटा? वैलिड, है ना? ये तो सिंपल है, कोई बाइक खरीद रहा है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मतलब क्या होता है बेटा? वॉइड वर्ड का मतलब होता है इनवैलिड, है ना? लेकिन वॉइड है ना, दो टाइप के होते हैं। देखो, अगर मैं वॉइड की बात करूँ ना, तो वॉइड अग्रीमेंट भी होता है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। जैसे मान लो माइनर वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करे, या वही पागल आगल, या मान लो कि वो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है या बिजनेस से रोकने वाला, ये होते हैं शुरुआत से वॉइड। शुरुआत से वॉइड मतलब क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं,
ये अग्रीमेंट ही वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही नहीं। पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये शुरू में वैलिड रहते हैं, बाद में किसी रीजन से वॉइड हो जाते हैं। ये जो रीज़न है ये क्या हो सकता है? इलीगैलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, आया क्या समझ में? बोलो। ठीक है, तो दोनों अलग अलग डिफाइंड है। ये कभी बना ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। ये बना जैसे मान लो कि तुमने कैलकुलेटर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर सरकार ने कानून लेके आए कि नहीं कैलकुलेटर खरीदना बेचना इलीगल है, तो अधूरे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। जो पहले बेच चुके उनको कैंसिल नहीं कर रहे हैं अपन लोग कि वो भी वापस करेंगे सब, पर अगर अधूरे हैं तो फिर वो पूरे नहीं। बोलो, क्लियर है क्या ये? ठीक बात है ना? चलो, तो इसको अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं प्रॉपर, है ना?